Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 70 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट है वो पॉलिटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्या पूरा चैप्टर हमें करना था आज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ. पहला हमारे पास है सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि यूएसए में हुई थी 1954 से लेकर 1968 तक का ये पीरियड रहा है सिविल राइट मूवमेंट का. बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये. देख लेते हैं सिविल राइट मूवमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था. It refers to a set of events and reform movements which is aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans. देखो, यानी कि ये बता रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स हुए इसमें, कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए इस पर्टिकुलर ईयर में. ठीक है, 14 ईयर्स का जो पीरियड रहा उसमें कुछ रिफॉर्म्स वगैरह हुए, मूवमेंट्स वगैरह हुए, जिनका एम क्या था. जिनका एम यही था कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस हो रहा है, उसको लीगली अबॉलिश किया जाए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया जाए जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता था उस टाइम पे. अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको लीगली अबॉलिश कराना इस मूवमेंट का मेन एम था. कौन था इस रिफॉर्म का, इस मूवमेंट का लीडर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ठीक है, वॉट एवर JR इज. सो मार्टिन लूथर किंग इनके फाउंडर रहे, आप ऐसे कह सकते हैं. मूवमेंट इन्होंने लीड किया एंड दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, इन्होंने पूरी कोशिश की कि नॉन वायलेंस से किस तरीके से, नॉन वायलेंस से हम लोग सिविल ये जो मूवमेंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें एंड लॉज एंड प्रैक्टिस लेके आए. ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन बेसिकली कौन होते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन या फिर ब्लैक, ये लोग कौन होते हैं? बेसिकली दीज आर द टर्म्स विच इज यूज टू रेफर मेनली टू डिसेंडेंट्स ऑफ द अफ्रीकन हु वर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स बिटवीन 17 एंड अर्ली 19th सेंचुरी. 17 एंड 19th सेंचुरी के बीच में जो भी स्लेव्स की तरह लेके आए गए थे अमेरिका के अंदर, जो भी अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, अफ्रीकन के जो भी वो है डिसेंडेंट्स वगैरह हैं, उन सबको जब लेके आए गए थे एज अ फॉर्म ऑफ स्लेव्स, तो उनको ही अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन या फिर ब्लैक कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है, व्हाट इज़ ब्लैक पावर? ब्लैक पावर मूवमेंट जो था बेसिकली वो इमर्ज हुआ था 1966 में एंड लास्टेड टिल 1975 which was a more militant anti-racist movement advocating even violence if necessary to end racism in the US. देखो, ब्लैक पावर मूवमेंट जो थी वो 1966 में शुरू हुआ, यानी कि ये 1968 तक था. उसके 2 साल पहले ही ब्लैक पावर मूवमेंट हुआ जो कि 1966 में हुआ और 1975 तक ये चला. 1966 से 1975 जिसमें ये था कि मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट, मतलब मिलिट्री का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा इसमें. एंटी रेसिस्ट मूवमेंट के लिए ही चला गया था, रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए चला गया था, बट ये ज़्यादातर मिलिट्री के हिसाब से चला था, मिलिट्री पावर्स वगैरह, मतलब मिलिट्री का रोल ज़्यादा रहा. एडवोकेटिंग इवन वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म, की अगर ख़त्म करना पड़े रेसिज्म को, उसके लिए अगर हमें लड़ना भी पड़ेगा तो हम लड़ेंगे. मिलिट्री पावर तो थी, साथ में ही वायलेंस वगैरह भी करना शुरू कर दिया गया था. ठीक है, समझ आ गई बात. देन वी हैव कि कास्ट और रेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कास्ट जो एक सोशल डिवीज़न है. ठीक है, कास्ट सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, सोशल डिवीज़न है. बट रेस जो है, रेस एक बायोलॉजिकल वन है. हम पैदा हो रहे हैं किस कम्युनिटी में, हम पैदा हुए हैं, शॉर्ट पैदा हुए हैं, टॉल पैदा हुए हैं, काले पैदा हुए हैं, गोरे पैदा हुए हैं, दैट इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल वन. ठीक है, इसमें कोई हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज वो बायोलॉजी है ना. हम पैदा हुए हैं तो अगर मैं किसी अच्छे घर में पैदा हुई हूँ, किसी अपर क्लास घर में पैदा हुई हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यार मैंने मतलब बहुत बड़ा एक एक अचीवमेंट कर लिया कि मैं अब लोअर कास्ट वालों से नहीं मिल सकती. हो सकता है मेरा जन्म लोअर कास्ट वालों में हो जाता. ठीक है, तो रेस एक बायोलॉजिकल वन है. ठीक है, जो हमारे मन में हम भेदभाव करते हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो भेदभाव नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटी. जो सोशल डाइवर्सिटी है अलग अलग तरीके की फॉर्म ले सकता है अलग अलग सोसाइटीज़ में. सोशल डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो सोशल डिफरेंसेस जो आए जाते हैं वो ज़्यादातर एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के थ्रू ही होते हैं. एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मतलब कि आपका बर्थ किस कम्युनिटी में हो गया, आपका बर्थ किस क्लास के लोगों में हो गया, किस फैमिली में हो गया, तो सोशल डिफरेंसेस वहीं से बनने शुरू हो जाते हैं. सोशल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं कहाँ से शुरू हो रहे हैं? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक बर्थ हमारा कहाँ हो रहा है वहाँ से ही हो रहा है. सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, और कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम अपनी चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं. कि मैंने अगर डिसाइड किया है कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी या मास्टर्स करूँगी या अपना एक इंस्टीट्यूट चलाऊँगी, वट एवर, तो वो मैंने एक डिफरेंसेस कैसे क्रिएट किया कि मेरे तरीके के लोगों के सराउंडिंग में रहूँगी, मैं उन लोगों के आसपास रहूँगी जो लोग कोचिंग चला रहे हैं, उन लोगों से बात करूँगी जो लोग मेरे को हेल्प करें या मेरी कैटेगरी में आते हैं. तो कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस हमारे चॉइसेस के हिसाब से भी चलता है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप. ठीक है, जो भी लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं अलग अलग उनके डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग सिमिलैरिटीज़ भी होती है और एक दूसरे के साथ मतलब दे आर कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज.
ठीक है, सेम जैसे लोग भी हो सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ हो, और हो सकता है सेम व्यूज़ भी हो. सो वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप. यानी कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है हर जगहों पे. ऑफिस में आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, वाइल टीचिंग आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी दैट आई एम अ टीचर, वाइल मैनेजिंग माई इंस्टीट्यूट आई एम अ फाउंडर, बट at my home might be possible that for my parents I am a child, right? So one person can have more than one identity and he and she can belong to more than one social group as well. Social divisions take place when some social differences overlap with other differences. देखिए सोशल डिवीजन कब होता है, सोसाइटी के अंदर डिवीजन कब क्रिएट होता है, जब कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में. ठीक है, लोगों के दूसरे डिफरेंस, किसी और का कोई और ओपिनियन है, मेरा कोई और ओपिनियन है, तो ओवरलैप कर लेते हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि टेंशन आए, डिविजन्स आए. डिविजन टेंशन का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट आए, डिस्प्यूट होए. ठीक है, हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, डिस्प्यूट व्यूज़ मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, डिविजन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, होमोजीनियस सोसाइटी क्या होती है? होमोजीनियस सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें सिमिलर तरीके के लोग रहते हैं. होमोजीनियस का मतलब ये होता है एक जैसा, एक समान. तो होमोजीनियस सोसाइटी यानी कि वो सोसाइटी जो कि सिमिलर काइंड ऑफ पीपल वहाँ रहते हैं, स्पेशली जहाँ पे कोई भी एथनिक डिफरेंस ना हो. ठीक है, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. डेमोक्रेसी के अंदर में पता है पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उन सबके बीच में कॉम्पिटिशन होता है. देयर कॉम्पिटिशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी. कॉम्पिटिशन से सोसाइटी डिवाइड होती है. ऑफकोर्स बात है, कॉम्पिटिशन होगा अलग अलग, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी उस पार्टी से लड़ेगी, ये पार्टी उस पार्टी से लड़ेगी, तो डिवीजन क्रिएट हो रहा है. इफ़ दे स्टार्ट कम्पीटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन, इट कैन मेक सोशल डिवीजन. अगर वो लोग सोशल डिवीजन के बेसिस पे एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन सोसाइटी में क्रिएट हो जाएगा, इनटू सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिविजन्स की तरफ लेके चला जाएगा. सोसाइटी में अगर डिवीजन है किसी भी बेसिस पे, तो वो सोशल डिवीजन वो फिर पॉलिटिकल डिवीजन बन जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें, और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होगी, वायलेंस होगा, और इवन हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेशन होगी रादर दैन यूनिटी वाली बात. इफ़ सोशल डिवीजन डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री, देखो अगर सोशल डिवीजन कंट्री के अंदर एग्जिस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स. देखो पॉलिटिक्स में भी अगर सोशल डिवीजन आने लग जाएगा, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कम होगा, लड़ाई ज़्यादा होगी, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो कि हार्मफुल हो सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. ठीक है, समझ आ गई बात. देन एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर. बट ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर सोशल डिवीजन है तो कहीं ना कहीं डिजास्टर हो सकता है सोशल डिवीजन की वजह से कंपटीशन बढ़े, तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि ये कर रहा है तो हम इससे अच्छा करके दिखाएं, तो सोसाइटी के वेलफेयर भी करें. तो इट्स लाइक हर चीज़ के दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी, दूसरी साइड भी होती है. 3 फैक्टर्स आर क्रूशल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स. 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रूशल है ये डिसाइड करने में कि क्या सोशल डिवीजन के जो आउटकम्स है लाने में. 3 फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने में कि सोसाइटी जब सोशल डिवीजन अगर हो रहा है तो उसके पॉलिटिक्स में उसका क्या आउटकम आ सकता है. पहली चीज़ है द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी. पहली चीज़ है आउटकम किस पे डिपेंड करता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे देख रहे हैं. हम अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से देख रहे हैं, हम लोग अपनी आइडेंटिटी एज अ इंडिविजुअल देख रहे हैं या एज अ सोसाइटी देख रहे हैं, वो मैटर करता है. इफ़ दे सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी ऐसे देख रही हूँ सिर्फ मैं हूँ, तो आई विल नॉट ईजिली अकोमोडेट विद द अदर पीपल. अगर मुझे लगता है दैट आई एम द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो आई विल नेवर ट्राई टू अकोमोडेट, और यू कैन से कंफर्टेबल नहीं होंगी मैं दूसरे लोगों के साथ, बिकॉज मुझे लगेगा मैं ही हूँ. ठीक है, तो अगर लोग अपने आप को एक सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म में देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अकोमोडेट करना. बट इट इज़ मच ईजियर इफ द पीपल सी देयर आइडेंटिटीज आर मल्टीपल. अगर लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमारी आइडेंटिटीज़ मल्टीपल है, मैं ऑफिस में कुछ हूँ तो मैं घर में कुछ हूँ, एंड आई एम ईजिली अडेप्टेबल टू अदर पीपल ऑल्सो एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल यूनिटी. तो कहीं ना कहीं नेशनल आइडेंटिटी के लिए भी वो एक अच्छी चीज़ है. इट डिपेंड्स. दूसरी चीज़ किस पे पहली चीज़ हमने देखा कि एक पर्सनल की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है. दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके से डिमांड रेज कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की. इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी. इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. देखो ईजी अगर जब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से डिमांड आ रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है और वही चीज़ डिमांड की जा रही है, तो इट विल बी ईजियर टू अकोमोडेट दैट डिमांड, उन डिमांड को सुनना. बट वहीं अगर किसी और मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लिखा है. बट अगर कोई ऐसी चीज़ जो कोई डिमांड कर रहा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर रहा है फॉलो, तो कहीं ना कहीं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट. सेकेंडली थर्ड पॉइंट कौन सा है? पहले चीज़ हमने देखा कि आइडेंटिटी क्या है. दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या मतलब लीडर्स की क्या डिमांड, किस चीज़ की डिमांड, किस कम्युनिटी की डिमांड रेस कर रहे हैं. तीसरी चीज़ हमारे पास है इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. कि गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जो डिमांड की जा रही है, अलग अलग ग्रुप्स के लोग जो डिमांड कर रहे हैं
उस पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है। अगर रूलर्स विलिंग है कि पावर को शेयर किया जाए, अकोमोडेट किया जाए द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर हर कोई रूलर ये सोचे कि जो भी पावर्स है, जो भी हमारे पास डिमांड अगर आ रही है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की सुनी जाए, तो सोशल डिवीजन कम थ्रेटनिंग होगा कंट्री के लिए। अच्छी चीज़ है क्योंकि माइनॉरिटी की भी सुनी जा रही है। बट अगर दे विल ट्राई टू सप्रेस सच अ डिमांड, अगर हर कोई सप्रेस करने की कोशिश करेगा कि माइनॉरिटी की डिमांड को सप्रेस किया जाए नेशनल यूनिटी के नाम पे, तो कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट ऑपोजिट देखने को मिलेगा। माइट बी पॉसिबल कि कंट्री के लिए थ्रेटन हो। सच अटेम्प्ट्स एट फोर्स इंटीग्रेशन, ऐसे अटेम्प्ट्स अगर करे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग डिसइंटीग्रेशन का बोझ एक सीड्स सो कर रहे हैं, है ना। सो दस द असर्शन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन अ कंट्री नीड नॉट बी सीन एज अ सोर्स ऑफ डेंजर। तो यानी कि जो सोशल डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो डेंजर हो, अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि लोग कैसा सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कैसा सोच रही है, पॉलिटिकल पार्टी कैसा सोच रही है। सो इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना मतलब एक सोशल डिवीजन का बहुत नॉर्मल है और हेल्दी भी है। कहीं ना कहीं वेरियस डिसएडवांटेज और मार्जिनल सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनको भी मौका मिलता है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस शेयर करें और गवर्नमेंट उसको अटेंड करे माइनॉरिटी सेक्शन को, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। सो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑल्सो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा तरीका है डेमोक्रेटिक होना, डेमोक्रेसी लाना किस चीज़ के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और डाइवर्सिटी, इतनी जैसी डाइवर्सिटी जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करना आसान हो जाता है। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट बेसिकली वाई डेमोक्रेसी इज़ एसेंशियल या नेसेसरी इन अ कंट्री विद डाइवर्सिटी। क्यों डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में ज़रूरी है जहाँ डाइवर्सिटी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मिलते हैं शाम को उसके साथ। थैंक यू सो मच।